हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे यूरोपियों के आगमन से। यूरोपियों का आगमन देखेंगे हम सबसे पहले, इसमें पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी ये सब। फिर देखेंगे ब्रिटिश साम्राज्यवाद, विस्तार उनका, जैसे उन्होंने बंगाल, मैसूर, मराठा, पंजाब, अवध का विलय, ये सब इसमें देखेंगे। फिर हम देखने वाले हैं ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीतियाँ, वो कौन सी इनकी नीतियाँ थी, जैसे वेलेजली की सहायक संधि प्रणाली आई थी, डलहौजी की व्यक्तिगत सिद्धांत था, वो सब हम इनमें कवर करेंगे। ब्रिटिश आर्थिक नीतियाँ क्या क्या रही, जो ये बंदोबस्त व्यवस्था लाए थे वो सब, और ब्रिटिश प्रशासनिक नीतियाँ कैसी रही। फिर हम इसमें देखेंगे छठा नंबर का जो पॉइंट है, ब्रिटिश सामाजिक सांस्कृतिक नीतियाँ, इसमें समाज सुधार, शिक्षा नीति वगैरह सब चीज़ हम इसमें देखेंगे। फिर आगे देखेंगे भारतीयों की प्रतिक्रिया क्या हुई, जैसे इसमें किसान विद्रोह, नागरिक विद्रोह, जनजाति विद्रोह, और सबसे बड़ा 1857 का विद्रोह, जो कि बेहद महत्वपूर्ण भी है, इस पर विस्तार से हम चर्चा करेंगे। आगे देखेंगे हम सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, जिसमें विशेष रूप से राजा राम मोहन राय और इनको ध्यान रखना है। राष्ट्रवादी एवं राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान विकसित विचारधाराएं, उदारवादी, उग्रवादी, क्रांतिकारी, ये सब, और गांधीवादी विचारधारा, समाजवादी विचारधारा। भारत की आज़ादी एवं विभाजन किस प्रकार हुआ, क्या क्या कारण रहे, वो सब चीज़ें देखेंगे। महत्वपूर्ण आयोग कौन कौन से बने, और सबसे अंत में इसमें हम देखेंगे संवैधानिक विकास कैसे कैसे हुआ। तो जो आज का टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं, जिसमें सबसे पहले मैं देखने वाला हूँ ब्रिटिश विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण। ठीक है, कि वो कौन से कारण थे कि ब्रिटिश का भारत में विस्तार हुआ और उनकी स्थिति सुदृढ़ हो गई। तो इसमें सबसे पहला एक बहस का मुद्दा ये आता है कि ब्रिटिश विजय जो थी वो संयोगवश थी या उद्देश्यपूर्ण थी। तो इसमें अलग अलग इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं। जैसे एक जॉन सीले का समूह था, उस समूह ने कहा कि ब्रिटिश जो थे भारत में केवल व्यापार करने आए थे। उसने टोटली इस बात को नकार दिया कि देखो भाई, मैं इस बात से एग्री नहीं करता हूँ कि ब्रिटिश की विजय जो थी वो उद्देश्यपूर्ण थी। उसने कहा कि ब्रिटिश की विजय पूरी तरीके से संयोगवश थी, उसका कोई उद्देश्य नहीं था भारत में विजय करने का, साम्राज्यवाद का, भारत को उपनिवेश बनाने का। ठीक है, उसने कहा कि वो भारत में केवल व्यापार करने के लिए आए थे, लेकिन भारतीयों ने स्वयं ऐसे राजनीतिक संकट उत्पन्न किए कि अंग्रेज ना चाहते हुए भी उनमें फंस गए और भारतीय भू क्षेत्रों को कब्जा करने के लिए बाधित हुए। यानी कि जॉन सीले ने कहा कि भारतीयों ने ही स्वयं अंग्रेजों को बाध्य किया कि वो भारतीय क्षेत्रों पर कब्जा करें। ठीक है, वहीं कुछ इतिहासकार दूसरे थे जिन्होंने कहा कि ब्रिटिश विजय जो थी वो पूरी तरीके से उद्देश्यपूर्ण थी। उनका छिपा एजेंडा था भारत को उपनिवेश बनाना, यानी उन्होंने सोच समझ के भारत में व्यापार के बहाने से प्रवेश किया और धीरे धीरे अपने उद्देश्य पूर्ति के लिए विस्तारवादी नीति अपनाई। ठीक है, हम देखते हैं पहले ब्रिटिश काल की शुरुआत कहाँ से होती है। ठीक है, तो 18वीं शताब्दी में जो भारत की कंडीशन थी वो कैसी थी। 18वीं शताब्दी में क्या था कि भारत वास्तव में चौराहे पर खड़ा था। चौराहे पर खड़ा होता मतलब कहने का मतलब ये है कि भारत में ऐतिहासिक शक्तियाँ जो थी वो गतिशील थी, यानी कि जितने भी यूरोपीय थे, जैसे डच थे, फ्रांसीसी थे, अंग्रेज थे, ये सब थे। जबकि कुछ इतिहासकार कहते हैं कि भारत में 1740 का जो वर्ष रहा वो महत्वपूर्ण वर्ष रहा। क्यों? क्योंकि 1740 से आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष की शुरुआत हुई थी। अगर आपको थोड़ा बहुत वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में थोड़ा याद हो तो आपको पता होगा कि 1740 में यूरोप में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हुआ था, जिसके परिणाम स्वरूप भारत में भी आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष हुआ था। तो कुछ इतिहासकार इसी 1740 के वर्ष को मानते हैं कि ब्रिटिश काल की शुरुआत जो थी वो भारत में 1740 से होती है। ठीक है, जबकि वहीं कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, 1757, यानी कि जो भारत में उन्होंने प्लासी का युद्ध जीता अंग्रेजों ने, उनकी असली शुरुआत ब्रिटिश की 1757 से होती है। ठीक है, क्योंकि प्लासी के युद्ध से अंग्रेजों ने बंगाल को जीत लिया था और बंगाल पे पूरी तरीके से अपना अधिकार कर लिया। तो इसी बात को मुद्दा बनाते हुए कुछ इतिहासकार कहते हैं कि 1757 का जो वर्ष था वो ब्रिटिश काल की वास्तविक शुरुआत थी भारत में।
जबकि इस बात से कुछ लोग एग्री नहीं करते, वो कहते हैं नहीं भैया 1761 जो है, यानी कि जब पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ, शायद आपको पता होगा कि पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठे पराजित हुए थे अब्दाली से। तो कुछ इतिहास कहते हैं कि जब मराठा चुनौती समाप्त हो गई अंग्रेजों के लिए, तब वास्तविक ब्रिटिश काल की शुरुआत हुई है, यानी कि पानीपत के तीसरे युद्ध से, अर्थात 1761 से वास्तविक ब्रिटिश काल की शुरुआत हुई भारत में। ठीक है। मुगल, अब इसमें एक पॉइंट क्या आता है अंत में कि मुगल साम्राज्य अपने अंतिम दौर में था, ठीक है, और मराठा राज्य जो थे वो अपनी स्थितियों से उबर नहीं पाए, ठीक है, और ब्रिटिश सर्वोच्चता को टाला नहीं जा सका। कहने का मतलब ये है कि मुगल साम्राज्य तो अपने मरणासन स्थिति में था, यानी कि अंतिम दौर में था, और मराठा जो थे वो आपसी संघर्ष की वजह से या बाहरी आक्रमण की वजह से, युद्धों की वजह से अपनी स्थितियों से ऊपर नहीं उठ पाए, जिस कारण अंग्रेजों को मौका मिला सर्वोच्च बनने का। ठीक है। ब्रिटिश सफलता के कारण क्या रहे? ब्रिटिश जो सफल हुए भारत में, उन्होंने जो भारत को अपना उपनिवेश बनाया, तो उनकी सफलता के कारण क्या रहे, उन कारणों के बिंदुओं पे चर्चा करते हैं। जैसे सबसे पहला एक कारण लेते हैं उत्कृष्ट हथियार। ठीक है, उत्कृष्ट हथियार इसमें हम लेते हैं। जैसे अंग्रेज अस्त्र और सैन्य युक्ति प्लस रणनीति, इनमें सर्वोत्कृष्ट थे, यानी कि अंग्रेजों के पास अच्छे अस्त्र शस्त्र थे, उनका जो सैन्य कुशलता थी वो हमसे ज़्यादा कुशल थे उनके सैनिक, उनकी रणनीति जो थी वो सर्वोत्कृष्ट थी। ठीक है। वहीं भारतीय क्या थे? भारत में वही पारंपरिक भाला तलवार, यानी कि शस्त्र धीमे थे और भारी थे। भारत के जो अस्त्र शस्त्र थे वो भारी थे। ऐसा कहा जाता है कि भारत के पैदल सैनिकों से ब्रिटिश के पैदल सैनिकों की मारक क्षमता 3 गुना थी। तो अब आप समझ सकते हैं कि यानी कि भारत के जो पैदल सैनिकों के पास हथियार थे वो इतने भारी होते थे कि उनको लेकर चलने में दिक्कत होती थी। ठीक है। जैसे हालांकि इसमें कुछ अपवाद भी रहे हैं, जैसे कुछ भारतीय शासक थे जिनमें निजाम का नाम प्रमुखता से लिया जा सकता है। उन्होंने यूरोपीय हथियार आयात किए थे और अपने सैनिकों को यूरोपियों से प्रशिक्षण भी दिलवाया था। लेकिन दिक्कत ये रही कि भारतीयों में भी सीखने की वो ललक नहीं थी, यानी कि भारतीय जो है वो नौसिखिए बने रहे। इसमें हम दूसरा पॉइंट ले सकते हैं सैन्य अनुशासन। अब सैन्य अनुशासन है, यानी अंग्रेज जो थे अपने सैनिकों को नियमित वेतन देते थे, पर्याप्त वेतन देते थे, इसलिए कड़ा अनुशासन भी लगाते थे। वहीं भारत में क्या था? भारतीयों के पास इतना पर्याप्त धन नहीं था कि वो अपने सैनिकों को नियमित वेतन भुगतान कर सके। ठीक है, क्योंकि मुगल साम्राज्य अपने पतन के दौर में था और मराठा जो थे, अपने कर वसूली के लिए, राजस्व इकट्ठा करने के लिए उन्होंने सैन्य अभियान रोक दिए, क्योंकि उनके पास पैसे की कमी हो गई। अगर पैसे की कमी हो गई तो सैनिकों को वेतन कहाँ से देते, इसलिए उन्होंने राजस्व इकट्ठा करने के लिए अपने सैन्य अभियान रोक दिए। ठीक है। और एक सबसे बड़ी समस्या भारतीयों के साथ क्या थी? भारतीयों के साथ समस्या ये थी कि भारतीय शासक जो थे वो अपने मिलने जुलने वालों को, यानी कि निजी मिलने जुलने वाले हुए या परिवारजन हुए, इन लोगों पर निर्भर रहते थे, यानी कि पैसे में किराए की भीड़ इकट्ठा करते थे। एक तरह से कहते हैं कि भाड़े के टट्टू इकट्ठा किए उन्होंने, सैनिक नहीं इकट्ठा किए उन्होंने, वास्तव में भीड़ इकट्ठा की। क्यों? क्योंकि अगर आप देखेंगे कि ऐसे किराए की भीड़ इकट्ठी होगी और पैसे की आपके पास कमी होगी तो आपकी सेना में अनुशासन नहीं होगा, किसी के पास जवाबदेहिता नहीं होगी। और अगर आपकी सेना में अनुशासन नहीं है, जवाबदेहिता नहीं है, तो निश्चित समझिए आपका पतन पक्का है, आपका पतन होना निश्चित है। ठीक है। तीसरा पॉइंट इसमें हम ले सकते हैं असैनिक अनुशासन। एक देखा सैनिक अनुशासन, फिर देखते हैं असैनिक अनुशासन। असैनिक अनुशासन में वो लोग जो सैनिक नहीं थे, यानी कंपनी के अधिकारी। ठीक है। वो कंपनी के अधिकारी जो थे वो अनुशासित क्यों थे? क्योंकि कंपनी जो कार्य सौंपती थी वो उनके कौशल और विश्वसनीयता के आधार पर कार्य सौंपती थी, जबकि
भारत में क्या होता था, भारतीय प्रशासक जो थे वो वंश जाति के आधार पर कार्य सौंपे जाते थे उन लोगों को। तो जो अपने वंश के आधार पे, अपनी जाति के आधार पे कार्य पाएगा, जिसका ये फिक्स है कि उसको जॉब मिलनी ही मिलनी है, यानी कि योग्यता और गुणों की उपेक्षा की जाएगी, तो वहाँ जो अधिकारी होंगे वो अपनी स्वार्थ पूर्ति में लगे रहेंगे। उनके ऊपर किसी की बाउंडेशन अगर नहीं होगी तो जवाबदेहिता नहीं आएगी, और यदि जवाबदेहिता नहीं होगी तो अनुशासन नहीं होगा। ठीक है, अगला पॉइंट है मेधावी नेतृत्व। अंग्रेजों को क्लाइव को आप जानते होंगे कि स्वर्ग से उतरा हुआ नेता कहते हैं, सेनापति। ठीक है, एक तो उनके पास क्लाइव जैसे नेतृत्व करता है, क्लाइव हुआ या हेस्टिंग ले लो या हेक्टर मुनरो ले लो, डलहौजी ले लो, ये बहुत से थे जो प्रथम श्रेणी के नेतृत्व करता थे इनके पास, और ये बेहद निपुण थे अपने कार्य में। ठीक है, वहीं इनके पास दूसरी श्रेणी के जो नेता थे, आयरकूट हुआ, वेलीजली हुआ, या लॉर्ड लेक का नाम भी प्रमुखता से आता है, ये ऐसे लोग थे जो प्रथम श्रेणी के बाद द्वितीय श्रेणी में आते थे और अपने कार्य में निपुण थे। ठीक है, इनमें इन लोगों में इनके साथ प्लस पॉइंट ये था ब्रिटिश के साथ कि ये नेतृत्व पाने के लिए संघर्ष नहीं करते थे। दूसरा, अपने देश की प्रतिष्ठा के लिए कार्य करते थे। ठीक है, जबकि भारत में क्या होता था, भारत में आगे आने के लिए आज भी वही कार्य चलता है भारत में कि स्वयं आगे आने के लिए दूसरे वाले को पकड़ के खींचते हैं। हालांकि भारत में जो प्रथम श्रेणी के नेता कुछ हुए, जैसे आप इसमें ले सकते हैं हैदर अली ले सकते हैं, टीपू ले सकते हैं, या आप चिनक्लिज खान का नाम ले सकते हैं, माधवराव सिंधिया का नाम ले सकते हैं, जसवंतराव होलकर का नाम ले सकते हैं। ये प्रतिभाशाली लोग थे, लेकिन दिक्कत ये रही कि ये केवल प्रथम श्रेणी में थे। इनके बाद दूसरी श्रेणी में, जैसे ब्रिटिश के पास आयरकूट वेलेजली थे, भारतीयों के पास द्वितीय श्रेणी का पूरी तरीके से अभाव था। प्रथम श्रेणी के बाद कोई दूसरा नहीं था जो द्वितीय श्रेणी में संभाल सके मोर्चे को। ठीक है, यानी भारतीय नेतृत्व जो रहा वो एक दूसरे से युद्ध में निकल गया, आपस में संघर्ष करते रहे, और इन लोगों ने अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए कार्य किया, इसको कह सकते हैं निजी उन्नयन के लिए कार्य किया। ठीक है, अगला पॉइंट है वित्तीय सुदृढ़ता, यानी कि पैसा पर्याप्त होना। सीधे शब्दों में था क्या, अंग्रेज के पास, जो अंग्रेज थे इनके पास पैसा बहुत था। ठीक है, पैसा किस लिए था, एक तो कंपनी की इनकम बहुत ज़्यादा थी, दूसरा ये इनकम ज़्यादा थी तो अपने लोगों को लाभांश बहुत अच्छा देती थी। अब लाभांश अगर अच्छा देती है, कंपनी की आय अधिक है, तो कंपनी युद्धों का वित्तयन भी कर सकती है। ठीक है, जिस चीज़ का उनको लाभ मिला कि पर सैनिकों के लिए धन की आवश्यकता की पूर्ति कंपनी कर रही थी, तो उनके सैनिकों में कुशलता आई, ये पॉइंट आपस में लिंक हो गए। और दूसरी बात ये थी, कंपनी के बाद अगर हम इंग्लैंड की बात करें तो भारत जैसे कई और उपनिवेश थे इंग्लैंड के, और बाकी पूरे विश्व के साथ इंग्लैंड व्यापार कर रहा था, तो उसके पास बहुत ज़्यादा पैसा था, जिससे होता क्या था कि वो युद्ध में अपने सैनिकों को पर्याप्त वेतन देते थे, सैन्य सामग्री की उपलब्धता रहती थी। वहीं भारतीय इस मामले में पिछड़ जाते थे। ठीक है, अगला पॉइंट इसमें हम ले सकते हैं राष्ट्रवादी अभिमान। राष्ट्रवादी अभिमान में कैसे कि अंग्रेज जो थे, अंग्रेज आर्थिक रूप से अग्रसर थे। ठीक है, और ये भौतिकवादी उन्नयन में विश्वास रखते थे, अपने राष्ट्रीय गौरव पर अभिमान करते थे। जबकि भारत में क्या स्थिति थी, जस्ट इसके उलट थी। यानी कि एक तो भारतीय कमज़ोर थे, पहली बात, उनके मुकाबले तो कमज़ोर थे हम, अपेक्षा में देखा जाए अगर उनकी, विभाजित थे, जातियों में बटे हुए थे, प्लस स्वार्थी थे, अपनी स्वार्थ पूर्ति में लगे रहते थे, अज्ञानी थे, यानी कि जो पश्चिमी ज्ञान विज्ञान तकनीक है उसको अपनाना नहीं चाहते थे, जिस कारण पिछड़ गए। ठीक है, और ये धार्मिक अंधविश्वास बहुत बड़ी थी अपने यहाँ। ठीक है, और अखंड राजनीतिक राष्ट्र भावना का अभाव था पूरी तरीके से। अपने लोग सोचते ही नहीं थे, अखंड भारत की कल्पना ये लोग नहीं करते थे, केवल निजी स्वार्थ पूर्ति में लगे रहते थे। ठीक है, इसलिए इनके पास भौतिकवादी दृष्टिकोण नहीं था, भौतिकवादी दृष्टि का पूरी तरीके से अभाव था। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि बंगाल, अंग्रेजों एवं बंगाल के नवाबों के बीच मतभेद।
क्योंकि सबसे पहले ये लोग बंगाल में प्रवेश किए, इसलिए हम जब चलते हैं बंगाल की तरफ। ठीक है, बंगाल की तरफ चलते हैं तो पहले देखते हैं कि ब्रिटिश विजय से पूर्व बंगाल की क्या स्थिति थी। ठीक, तो बंगाल क्या था कि मुगल शासन के अधीन एक सूबा था। ठीक है, जिस पे बंगाल के नवाब शासन करते थे, जिसके शासन चलता था बंगाल, बिहार और उड़ीसा तक। यानी कि बंगाल के अंतर्गत बंगाल, बिहार और उड़ीसा तक का शासन चलता था। ठीक है, 18वीं शताब्दी में बंगाल कच्चे उत्पादों जैसे सोरा, चावल, नील, काली मिर्च, रेशम, सूती कपड़े, बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जिनका बंगाल निर्यात करता था यूरोप को। ठीक है, जो कि क्या था, यूरोप के समस्त आयात का 60% था। अब अगर कोई पूरा महाद्वीप एक ही क्षेत्र से अपने कुल आयात का 60% आयात करता हो तो उसके लिए स्वाभाविक है कि उसकी उस जगह में रुचि पैदा होगी। और यही रुचि थी जो अंग्रेजों को बंगाल खींच लाई। ठीक है, बंगाल में क्या था कि 1700 में मुर्शीद कुली खां बंगाल का दीवान बना था। ठीक है, जो अपनी मृत्यु तक, यानी कि 1727 में वो मरा था, 1727 तक वो बंगाल का दीवान बना रहा था। इसके बाद में इसका दामाद सुजा, ये भी एक योग्य शासक था, इसने 14 साल शासन किया था। ठीक है, सुजा के बाद इस मुर्शीद कुली खां का एक बेटा था जिसका नाम था सरफराज। ये अयोग्य था, इसका शासन मिल गया, इसने 1 ही साल शासन किया क्योंकि अलीवर्दी खां जो था उसने इसका तख्ता पलट कर दिया। ठीक है, और फिर अलीवर्दी खां 1756 तक शासक रहा। जो बंगाल में मुर्शीद, सुजा और अलीवर्दी थे, ये तीनों योग्य थे। इनके टाइम पे बंगाल अत्यधिक समृद्ध था। ठीक है, समृद्ध इसलिए था क्योंकि एक तो बंगाल में शांति बनी रहती थी और दूसरे ये लोग योग्य थे। अपनी योग्यता की वजह से ये लोग बंगाल में शांति बनाए रखे। यानी कि शेष भारत में क्या था, सीमावर्ती युद्ध चल रहे थे, उधर मराठे उत्पात मचाए हुए थे, जाट विद्रोह किए हुए थे और नादिर शाह और अब्दाली जैसे बाहरी आक्रमण हो रहे थे। तो बंगाल में शांति थी, और अगर बंगाल में शांति थी तो सेना पे खर्च नहीं हो रहा था। जो सेना पे खर्च नहीं हो रहा था तो सरकार के पास, बंगाल के शासन के पास पर्याप्त धन था, इसलिए बंगाल समृद्ध था। ठीक है, अब दिक्कत कहाँ से स्टार्ट हुई? दिक्कत स्टार्ट होती है कि मुगलों ने जो कंपनी को विशेषाधिकार दे दिए, उससे क्या हुआ कि बंगाल प्रांत का जो प्रशासन था वो बेहद नाराज हो गया। नाराज होने का उसका कारण ये था कि उसके प्रांतीय राजकोष में धन की हानि होने लगी। ठीक है, और धन की हानि होने लगी तो इसलिए क्या हुआ कि उनके अंग्रेजों से व्यापारिक हित टकराने लगे, और यही टकराहट जो है उनके आपसी संघर्ष का कारण बन गई। ठीक है, अब अंग्रेज क्यों नहीं इनसे कम थी, अपने को आंकते थे, क्यों? क्योंकि 1757 से 65 के बीच, यानी कि एक बार आप ले लीजिए प्लासी और यहाँ 64 में आप ले लीजिए बक्सर। ठीक है, इन 2 युद्धों में बंगाल के शासकों को इन्होंने पराजित किया अंग्रेजों ने। तो हुआ क्या कि शक्ति का हस्तांतरण जो था, यानी कि शक्ति जो थी वो बंगाल के नवाबों से ब्रिटिश की तरफ जाती रही। ठीक है, अब बंगाल के नवाब में देखते हैं हम सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के साथ क्या हुआ, इन दोनों का आपसी कैसा रहा, देखते हैं। अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद, ठीक है, अलीवर्दी खां बेचारा पूरा शासन इसने अपना मराठों से युद्ध में निकाल दिया, क्योंकि मराठे पूरे में उत्पात मचाए रहते थे। जब तक 1761 में अब्दाली ने मराठों की अच्छी तरीके से मरम्मत नहीं की, मराठे नहीं सुधरे। ठीक है, तो अलीवर्दी खां पूरा जीवन बेचारे ने अपना लगा दिया मराठों से युद्ध में। ठीक है, अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद इसमें लफड़ा क्या हुआ कि इसका कोई बेटा नहीं था। ठीक है, तो बेटा नहीं था तो सीधी सी बात है उत्तराधिकार का संघर्ष होगा। 3 बेटियां थी इसकी, उनके बीच में अपने पुत्र, मेरा पुत्र शासक बनेगा और मेरा पुत्र शासक बनेगा, तो उन तीनों बहनों के बीच में संघर्ष हुआ, जिसमें हुआ क्या, अंततः सिराजुद्दौला बना। सिराजुद्दौला अलीवर्दी खां की सबसे छोटी बेटी का पुत्र था। ठीक है, अब अगर ये शासक बन गया सिराजुद्दौला तो शत्रु इसके कौन कौन हो गए भाई? एक तो बड़ी बेटी जिसका नाम था घसीटी बेगम, ठीक है, और पूर्णिया का सूबेदार उसका चचेरा भाई था शौकत जंग। इन लोगों से उसने शत्रुता मोल ले ली। तो अब शत्रुता मोल ले ली तो या तो पहले शत्रु को आराम से समाप्त कर दे
उसकी चुनौती अगर समाप्त कर देगा तब आगे अपने प्रशासन पे वो ध्यान दे पाएगा। तो इसलिए सिराज ने क्या किया कि पूर्णिया पर एक सैनिक अभियान किया और शौकत जंग को पराजित कर दिया, जिसमें बाद में शौकत जंग की मृत्यु हो गई थी। तो सिराज को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की सूबेदारी मिल गई, और सूबेदारी मिल गई तो उसका अनुमोदनकारी जो पत्र था वो मुगल से प्राप्त हो गया, यानी कि शाही फरमान इसको प्राप्त हो गया। अब सिराज को शाही फरमान मिल गया, यानी कि वो एक वैध शासक बन गया बंगाल का। अब वैध शासक बन गया तो उसकी अंग्रेजों के साथ शत्रुता होगी। अब उस शत्रुता के कारण क्या थे, ठीक है, तो उस शत्रुता के वास्तविक कारण पहले देखते हैं, फिर तात्कालिक कारण देखें क्या रहा। वास्तविक कारण में क्या था कि अंग्रेज क्या कर रहे थे, बंगाल में खुद को सुदृढ़ करने का प्रयास कर रहे थे, जो चीज सिराजुद्दौला को अखर रही थी, ठीक है, कि वो शासक से ज़्यादा अपने को सुदृढ़ करने की कोशिश कर रहे थे। दूसरा क्या कारण था कि अंग्रेज जो है वो सिराजुद्दौला की आंतरिक कमजोरी का लाभ लेने का प्रयास कर रहे थे, यानी कि उसके जो शत्रु हैं उनको अपनी तरफ मिला रहे थे और सिराज के खिलाफ षड्यंत्र रचने की कोशिश कर रहे थे। फिर एक मेन कारण ये रहा कलकत्ता वाला कि उन्होंने कलकत्ता की किलेबंदी कर दी, ठीक है, जिसकी अनुमति सिराजुद्दौला से नहीं ली गई थी। एक कारण था दस्तक का प्रयोग, जो एक दस्तक एक पास मिला करता था जो मुगल फरमान के तहत मिला था कि इस पास को दिखाकर ये बिना चुंगी के व्यापार करते थे। तो इस दस्तक का ये दुरुपयोग ऐसे करने लगे कि खुद तो उसका यूज़ करते ही थे, बाकी दूसरे लोगों को भी उसे देने लगे, यानी कि किसी से थोड़े पैसे ले लेते थे और उसको वो दस्तक दे देते थे, जिसको दिखा के वो अपना कर बचा लेता था, ठीक है। और था क्या कि जो क्षेत्र अंग्रेजों के पास था उसमें उन्होंने क्या किया, जो भारतीय वस्तुएं थी उन पे भी अत्यधिक कर लगा दिया, जिससे वस्तुएं महंगी हो गई और जो चीज़ सिराजुद्दौला को नागवार गुजरी, ठीक है। अब देखते हैं तात्कालिक कारण क्या रहे। तात्कालिक कारण था राजवल्लभ के पुत्र को शरण देना, ठीक है। ये राजवल्लभ इसके पुत्र को शरण दे दी थी इन्होंने, क्योंकि इसका पुत्र शाही खजाने से चोरी करके भाग गया था। तो सिराज को उसकी तलाश थी कि उसको दंड दिया जाएगा शाही खजाने से चोरी करने के आरोप में, ठीक है। तो अंग्रेजों ने उसको शरण दी क्योंकि अंग्रेज सिराज की आंतरिक कमजोरी का लाभ लेना चाह रहे थे। तो सिराजुद्दौला ने क्या किया, इस बात को मुद्दा बनाते हुए 20 जून 1756 को इसने फोर्ट विलियम पर चढ़ाई कर दी और उस पर कब्जा कर लिया, ठीक है, और बंगाल से अंग्रेजों को मार भगाया। बंगाल से उनको अंग्रेजों को मारा और उनको भगा दिया, ठीक है। अब अंग्रेज जब भाग खड़े हुए तो ये खबर पहुंची मद्रास, ठीक है। मद्रास में एडमिरल वाटसन और क्लाइव, ये दो व्यक्ति थे, वहाँ से ये दोनों रवाना हुए। और जहाँ क्लाइव था, क्लाइव एक बहुत अच्छा सेनापति था, तो इसने क्या किया, जनवरी 1757 पे कलकत्ता पर पुनः कब्जा जमा लिया इन दोनों ने, और मार्च में चंद्रनगर पर भी कब्जा जमा लिया। जब चंद्रनगर पर कब्जा जमा ले तो सिराजुद्दौला यहाँ अविवेकी साबित हुआ, क्योंकि वो इन स्थितियों से निपट नहीं पाया और अलीनगर की संधि के लिए मजबूर हो गया, ठीक है। अलीनगर की संधि फिर हुई सिराजुद्दौला और कंपनी के बीच में, जिसमें अंग्रेज प्रतिनिधि के रूप में क्लाइव और वाटसन आए, ठीक है। अब ईस्ट इंडिया कंपनी को मुगल बादशाह के फरमान के अनुसार जो व्यापारिक सुविधाएं फिर से दे दी गई, जो सिराजुद्दौला ने बंद कर दी थी वो फिर से दे दी गई अलीनगर की संधि के तहत। और जो कलकत्ता पर अंग्रेजों को वापस पुनः अधिकार करने में जो खर्च हुआ है वो भी नवाब देगा। और दोनों पक्षों ने ये बात तय की कि भविष्य में शांति बनाए रखेंगे। साथ ही अंग्रेजों ने क्या किया, ये अधिकार ले लिया कि वो जो कलकत्ता में सिक्के ढालने का उनको अनुमति दी जाए। सिराजुद्दौला मजबूर हुआ, उसने दे दिया, ठीक है। जब आगे अंग्रेजों ने प्लासी का युद्ध किया था तो उन्होंने यही मुद्दा बनाया था कि सिराजुद्दौला ने क्या किया है, अलीनगर की संधि का उल्लंघन किया है। इसी मुद्दे को उन्होंने तात्कालिक कारण बनाया था, ठीक है। अब हम देखते हैं प्लासी का युद्ध। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से ब्रिटिश एक तरह से पूरी तरह स्थापित हो गए थे बंगाल में। तो 23 जून 1757 इसकी डेट भी इम्पोर्टेंट है, ईयर तो इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है ही, ठीक है। तो इसमें क्या कौन कौन रहा, एक तो सिराजुद्दौला वर्सेस क्लाइव। सिराज का जो सेनापति था वो था मीर जाफ़र। मीर जाफ़र क्लाइव से मिल गया, ये क्लाइव की रणनीति थी। क्लाइव ने मीर जाफ़र को ये ऑफर दिया कि यदि तुम मेरी तरफ मिल जाओ
तो मैं तुम्हें बंगाल का नवाब बना दूंगा। मीर जाफर ठहरा लालची, वो उसके लालच में आ गया और उसने क्या किया, जो सेनापति था वो युद्ध से हट गया। अब अगर सेनापति युद्ध से हट जाए तो शासक का जीतना नामुमकिन हो जाता है। ठीक है, तो सिराजुद्दौला को युद्ध मैदान से भागना पड़ा। भागकर भाई साहब पटना चले गए अपनी बीवी बच्चों को लेके। लेकिन हुआ क्या कि वहाँ मीर जाफर के पुत्र ने उसकी हत्या कर दी। ठीक है, फिर मीर जाफर भाई, अब जब बात तय हो गई थी तो मीर जाफर को क्लाइव ने बना दिया नवाब। अब नवाब बनाने के बदले क्लाइव को भी तो कुछ चाहिए था। तो मीर जाफर भाई साहब बहुत खुश हुए और इन्होंने क्या किया, बंगाल, बिहार और उड़ीसा में इनको मुक्त व्यापार की अनुमति दे दी और कलकत्ता के पास जो 24 परगना की जमींदारी भी दे दी। अब लेकिन अंग्रेज ठहरे, उनकी मांगे कहाँ खत्म होने वाली थी और मीर जाफर के पास इतना धन नहीं था कि उनकी सभी मांगों को पूरा करता रहे। तो मीर जाफर अंग्रेजों की आए दिन की मांग से दुखी हो गया। दुखी होकर उसने क्या किया कि उनका एक विकल्प खोजना चाहा जो उसको डचों के रूप में दिखाई दिया। ठीक है, इससे अंग्रेजों को दिक्कत हुई, अंग्रेज नाराज हुए तो उन्होंने वापस मीर जाफर के खिलाफ षड्यंत्र करना शुरू कर दिया कि अब इसको किस तरीके से गद्दी से हटाया जाए। तभी क्या हुआ कि मीर जाफर का जो पुत्र था मीरान, उसकी मृत्यु हो गई। अब उसका इकलौता पुत्र था वो भी मर गया। तो अब फिर उत्तराधिकार का संघर्ष हुआ। तो जो मीर जाफर का दामाद था मीर कासिम, ठीक है, मीर कासिम का समर्थन कर दिया वेंसिटार्ट ने अंग्रेजों की तरफ से। वेंसिटार्ट ने समर्थन कर दिया क्योंकि वेंसिटार्ट उस समय बंगाल के वो थे, प्रशासक थे। तो वेंसिटार्ट ने समर्थन कर दिया। अब जिसका समर्थन अंग्रेजों की तरफ से कोई कर दे तो उसका तो नवाब बनना तय हो गया। तो वेंसिटार्ट ने मीर कासिम का समर्थन कर दिया तो मीर कासिम नवाब बना। लेकिन अब क्या था कि मीर कासिम को अगर नवाब बनाया है तो इससे भी कुछ ना कुछ चीज़ें लेनी होंगी। तो वही चीज़ें लेने के लिए इन्होंने क्या किया, फिर मीर कासिम से बात तय की कि तुम हमारे लिए क्या लाभ का पद दोगे या क्या लाभ हमें दोगे अगर हम तुम्हें नवाब बनाएं। तो मीर कासिम भाई ने भी क्या किया, वर्धमान, मिदनापुर और चटगांव की जमींदारी अंग्रेजों को दे दी। लेकिन ये अंग्रेजों की हर चाल समझता था। इसने क्या किया कि अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया कि ना यहाँ राजधानी रहेगी ना तुमसे आए दिन की मुठभेड़ हमारी होगी। और मीर कासिम को क्या था, जो शाही फरमान था उसके व्यक्तिगत उपयोग पर आपत्ति थी मीर कासिम को। यानी कि आप तो यूज़ करते हो, उसका यूज़ आपके कर्मचारी तक सभी करते हैं, निजी व्यापार में भी उसका यूज़ करते हैं आपके कर्मचारी। इस चीज़ से मीर कासिम को दिक्कत हुई। तो मीर कासिम ने जो वेंसिटार्ट से फिर संधि की 1762 में, इस संधि में मीर कासिम ने तय किया कि आप मुझे चुंगी दो 9%, तब मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप व्यापार करो लेकिन मुझे 9% चुंगी दो। अब इस बात को कलकत्ता काउंसिल ने अस्वीकार कर दिया, सिरे से खारिज कर दिया कि हम चुंगी नहीं देंगे। ठीक है, ये बात मीर कासिम तक गई कि कलकत्ता काउंसिल ने मना कर दिया है चुंगी देने के लिए। तो कासिम ने इस बात का विकल्प खोजा कि मैं क्या कर सकता हूँ जो मुझे चुंगी ना मिले तो इनको भी लाभ ना हो। तो मीर कासिम ने क्या किया, पूरे बंगाल में कोई टैक्स नहीं, व्यापार कर ही समाप्त कर दिया, हर प्रकार की चुंगी समाप्त कर दी। अब अगर हर प्रकार की चुंगी समाप्त हो गई तो कोई भी अंग्रेजों से उस पास को नहीं लेगा जिसको दिखाकर वो टैक्स से बचता था। तो अंग्रेजों को मिलने वाला लाभ समाप्त हो गया। इससे अंग्रेजों को दिक्कत हुई तो उन्होंने मीर कासिम से भी संघर्ष किया। तो मीर कासिम भागकर अवध के नवाब सुजाउद्दौला के पास भाग गया, वहाँ शरण ली और अंग्रेजों ने मीर कासिम के बाद पुनः मीर जाफर को नवाब बना दिया। यानी कि पहले मीर जाफर बना, फिर मीर कासिम बना, फिर मीर जाफर बन गया। ठीक है, अब मीर कासिम ने क्या किया, एक संघ बनाया, उसमें सुजाउद्दौला, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय थे और इसने इनसे ये संधि की कि आप मुझे किसी भी तरह बंगाल वापस दिलवाओ। ठीक है, बंगाल वापस लेने की बात हुई, बंगाल वापस लेने की बात हो गई इन दोनों के बीच। तो अब क्या हुआ, ये तीनों का संघ मिलकर बक्सर का युद्ध हो गया जो अक्टूबर 1764 में हुआ, शायद 22 अक्टूबर 1764 को। इसमें अंग्रेज, उनके खिलाफ अवध का नवाब, मुगल बादशाह और बंगाल का अपदस्थ नवाब जो था मीर कासिम, वो। अंग्रेजों की तरफ से हेक्टर मुनरो आया, इधर अवध का नवाब था सुजाउद्दौला, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय और
अपदस्थ नवाब था मीर कासिम। तो इस तीनों के संघ को हेक्टर मुनरो ने पराजित कर दिया, यानी अंग्रेजों की जीत हुई। अंग्रेजों की जीत हुई तो ऐसा कहा जाता है कि प्लासी की जो विजय थी वो अंग्रेजों की रणनीतिक विजय थी, क्योंकि क्लाइव ने उसके सेनापति को अपनी तरफ मिला लिया था, मीर जाफर को। और जो बक्सर की विजय थी, बक्सर की विजय इनकी पूरी तरीके से सैनिक विजय थी, क्योंकि यहाँ युद्ध हुआ प्रॉपर और युद्ध में ये संघ पराजित हुआ। ठीक है, तो अब बंगाल में सर्वे सर्वा हो गए अंग्रेज। अब क्या हुआ, क्लाइव दूसरी बार बंगाल का गवर्नर बना। पहले प्लासी के युद्ध के दौरान बना था, दोबारा बक्सर के युद्ध के बाद बना। तो इसने क्या किया जी, बक्सर के युद्ध के समझौते का मसौदा तैयार किया, यानी कि जो इलाहाबाद की संधि हुई थी उसकी पृष्ठभूमि तय की। लेकिन इसके बंगाल आने से पहले मीर जाफर जो है मर गया था। तो इसने क्या किया, जो मीर जाफर का पुत्र था नजमुद्दौला, उसको नवाब बना दिया और उससे संधि कर ली। इस संधि में क्या किया, इसने कहा कि नवाब जो है बंगाल का वो सेना नहीं रखेगा, इनकी सेना भंग कर दी गई और बंगाल में एक नया पद बना दिया नायब सूबेदार का। ठीक है, और इसकी नियुक्ति कौन करेगी, कंपनी। तो जो बंगाल में पहला और आखिरी नायब सूबेदार बना था वो मोहम्मद रजा खान थे। ठीक है, मोहम्मद रजा खान। अब इलाहाबाद की संधि हुई। इलाहाबाद की संधि देखते हैं 1765 की। इसमें जो अवध के साथ जो संधि हुई, अवध के साथ कहा गया अवध को सुजाउद्दौला साहब से कि भाई अब तुम हमें 50 लाख रुपए दो युद्ध हर जाना, ठीक है, हमारा जो खर्च हुआ है, और तुम हमको इलाहाबाद और कड़ा का क्षेत्र दे दो। ठीक है, अब लाचार थे सुजाउद्दौला तो उन्होंने अवध के इलाहाबाद और कड़ा अंग्रेजों को दे दिए। जो मुगल बादशाह थे शाह आलम द्वितीय, ये भाई साहब पहुंच गए कंपनी की शरण में कि हमको भाई तुम शरण दे दो, हमको तुमसे युद्ध वुद्ध कुछ नहीं करना है, हम तो इन दोनों की बातों में आ गए थे। ठीक है, अपनी जान बचाने के लिए इन्होंने क्या किया कि शाह आलम द्वितीय से बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त कर ली। ठीक है, और जो अवध के नवाब से इन्होंने इलाहाबाद और कड़ा के क्षेत्र लिए थे वो शाह आलम को दे दिए। ठीक है, और शाह आलम साहब से कहा गया कि तुम हमारी संरक्षण में रहोगे, तुम्हें हम 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देंगे, और ये पेंशन का खर्चा देगा कौन, वो देगा बंगाल का नवाब। यानी कि इन्होंने तीनों के तीनों को पंगु बना दिया। जैसे बंगाल में कह दिया कि बंगाल का नवाब तो सेना नहीं रखेगा, अवध के नवाब से 50 लाख रुपए का जुर्माना, उसके इलाहाबाद और कड़ा के क्षेत्र ले लिए। इन क्षेत्रों को लेकर इन्होंने शाह आलम द्वितीय को दे दिया और उससे बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त कर ली, और उससे कहा कि अब तुम हमारे संरक्षण में रहो, ताकि फिर तुम्हारे पास कोई ना आए युद्ध में समर्थन मांगने के लिए, तुम्हें हम इसके लिए 26 लाख रुपए पेंशन दिया करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी ये ज़रूर बताएं, और अगर अच्छी लगी तो इसको शेयर करें। अगर आपको कोई दिक्कत लगी या थोड़ा और इम्प्रूव करवाना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में बताते रहें, जो भी अगर कोई कमी होगी उसको पूरी किया जाएगा, इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। जैसे जैसे आप जो चीज़ आपको लगे कि ये चीज़ और होनी चाहिए थी उस चीज़ को बताएं। अगर फैक्ट कम लगे या थोड़ा सा कंसेप्ट कम हल्का लगे, कोई बात समझ ना आए, तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। आप कमेंट में पूछते जाइए, मैं आपके आंसर देता जाऊँगा। थैंक यू।